हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और आज हम पॉलीमर्स एक सिंगल शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो यार ये जो पॉलीमर्स होता है ना, बच्चों को बहुत परेशान करता है क्योंकि इसमें मोस्टली चीजें रटने की होती है। तो बेस्ट टेक्निक पता है क्या है? आप सिंपल सा ये वीडियो खोलो, स्पीड बढ़ा के फटाफट से रिवाइज कर लो, आपका पूरा पॉलीमर्स एक सिंगल शॉट में बहुत जल्दी, अगर आप स्पीड बढ़ा के देखोगे तो अराउंड 30 मिनट्स में ये पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो कि सर इनको पॉलीमर्स क्यों बोला जाता है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो जो पॉलीमर टर्म है वो एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े से मतलब इसमें 5 लाख 6 लाख 8 लाख तक भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे इतने सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए कहलाता है पॉलीमर्स। रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट्स, मर मतलब एक यूनिट, वो वाला मर नहीं, मरना वाला मर नहीं, मर मतलब एक यूनिट, पॉली मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे यूनिट से बनी हुई कोई चीज जो है उसको कहते हैं पॉलीमर। आ रहा है बात समझ में? तो इसलिए कहते हैं बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए पॉलीमर्स। अच्छा सर, तो ये जो रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट्स होते हैं, क्या इनका भी कोई नाम होता है क्या? बिल्कुल होता है, नाम होता है मोनोमर। ठीक है, जैसे ये पॉलीमर है तो ये एक रिपीटिंग यूनिट है, जैसा आपको अभी दिखेगा। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूलर यूनिट्स है जिससे कि पॉलीमर फॉर्म हुआ है उसको बोला जाता है मोनोमर, जैसे कि ये एक इसका मोनोमर है। ये यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, जो लाल में हमने किया है ना, आप देखोगे तो यही बार बार रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमर कहलाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। केमिकल रिएक्शन जो मोनोमर को ज्वाइन करता है एक पूरा पॉलीमर के अंदर, उसको बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या बोला जाता है उसको? पॉलीमराइजेशन होता है, मतलब हमने पॉलीमर बना दिया एक मोनोमर से, इसलिए पॉलीमराइजेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन सोर्स के बेस पे। यार सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता देता हूं कि आप जो है ना, जिंदगी में कुछ और यूज करो ना करो, आप पॉलीमर तो डेफिनेटली यूज कर रहे हो। ये जो टी शर्ट मैंने पहनी हुई है ये एक पॉलीमर की बनी है। ठीक है, ये जो है अपना, इसमें जितने भी ये प्लास्टिक के बटन्स हैं ये पॉलीमर का बना है। चाहे अपना एसी का रिमोट हो, प्लास्टिक है, पॉलीमर का बना है। मेरा ये चश्मा हो, है ना, इसके कुछ एक पार्ट्स डेफिनेटली पॉलीमर से बने हैं। हर चीज जो हमारे आसपास है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में पॉलीमर से बनी हुई है। प्लास्टिक को देख लो, हम कितना प्लास्टिक यूज करते हैं। रबर हमारे टायर्स में लगा हुआ, वो रबर बैंड होता है, खींच के रॉकेट चलाने में बहुत फील आती है उससे, ये सब पॉलीमर है। तो पॉलीमर आपके हर जगह आसपास है, बिना पॉलीमर के जिंदगी को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, सारे पॉलीमर बेकार नहीं होते, नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे रबर, टायर वगैरह, ये सारी चीजें। सो नेचुरल पॉलीमर्स जो ऑब्टेन होते हैं एनिमल और प्लांट से, डायरेक्टली हम नहीं बनाते, नेचर हमको प्रोवाइड कर देता है, उनको बोला जाता है नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, रबर हो गया। ठीक है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, भाई हमने नेचर से लिया, फिर उसकी कुछ प्रोसेसिंग करी और हमारे लिए यूजफुल बना लिया। रॉ मटेरियल नेचर से लिया था पर उसको प्रोसेस करके कुछ अपना भी मिला के, थोड़ा नेचर का थोड़ा अपना हमने बना लिया, तो कहलाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ठीक है, ज्यादातर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सेल्यूलोज से प्रिपेयर होते हैं। किससे प्रिपेयर होते हैं? सेल्यूलोज, जो कि एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो रुई होती है ना, इसमें भी काफी सारा ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, फिर होते हैं सिंथेटिक, जो पूरे के पूरे हमने बनाए हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, स्वाद अनुसार हमने प्रिपेयर किया है ना। ठीक है, तो पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, इनको सिंथेटिक पॉलीमर्स बोला जाता है। सिंथेसिस के बेसिस पर भाई बनाया कैसे गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमर, जहां पे भी कंडेंसेशन पॉलीमर आता है, मतलब कंडेंसेशन वर्ड यूज में आता है, वहां पे हमने क्या किया होता है कि कुछ लॉस कराया हुआ होता है मॉलिक्यूलर वेट का, कुछ नंबर ऑफ एटम्स बाहर चले जाते हैं रिएक्शन में से। कहने का क्या मतलब है? ये कंडेंसेशन रिएक्शन के कारण फॉर्म होते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। स्टेप ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारा ये एक पॉलीमर है, ठीक है, ये सारी चेन्स आपस में जुड़ी हुई है, ये हमारा पॉलीमर है। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कैसा होता है? पहले ये बॉन्ड जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो मैं ब्लू से बना रहा हूं, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और हमारा ये जुड़ गया, ये स्टेप नंबर 2। फिर जो मैं येलो से बना रहा हूं, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। तो इस तरीके से एक एक स्टेप में ग्रोथ बढ़ती जाती है। फाइनली बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमारे को हमारा फाइनल पॉलीमर मिलता है।
ठीक है, आ रहा है बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब सर आप कंडेंसेशन का बता रहे थे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सबसे पहली बात तो मोनोमर में एटलीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। कितने फंक्शनल ग्रुप? मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए है। ठीक है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हो। ठीक है ना। मोनोमर्स जिनमें सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप हैं ये हमेशा लीनियर पॉलीमर देंगे। ठीक है, और मोनोमर जिनमें 3 फंक्शनल ग्रुप हैं ये हमेशा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर देंगे। ठीक है, अभी लीनियर और क्रॉस लिंक्ड क्या होते हैं वो भी हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमने रिएक्शन करवाया तो आपको ये मिलेगा, प्लस इसमें से अभी देखना पानी बाहर हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, मतलब मोनोमर्स में जो हम रिएक्शन करा रहे थे, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो वहां पे थे वो अब चेंज हो जाएंगे एंड वो कुछ कम हो जाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स आर लेस देन द इनिशियल रिएक्टेंट्स जो हमने लिए थे। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। हमने कंडेंस करा दिया, छोटा कर दिया। कंडेंस करने का मतलब छोटा कर देना उसको। ठीक है, तो हमने छोटा कर दिया। ठीक है, अभी लीनियर और चेन ये हम थोड़ा सा आगे चल के जब देखेंगे शेप के बेसिस पर कैटेगराइजेशन, तब हमको समझ में आएगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम से समझ में आ रहा है, एक मॉलिक्यूल लिया, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, इन दोनों मॉलिक्यूल में जितने भी एटम थे एक भी एटम का लॉस हमने नहीं कराया, सिंपली उसको ऐड कर दिया, चिपका दिया दोनों को एक दूसरे के साथ, तो एडिशन पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर। ये सबसे कॉमन टाइप का और सबसे पुराना टाइप का पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज, इनको हम होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। होमो मतलब सेम, यार होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस मतलब सिमिलर, तो इसके सारे यूनिट एक दूसरे से सिमिलर हैं, सब कुछ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है पूरा पॉलीमर, इसलिए बोला जाता है होमोपॉलीमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चे, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में हमेशा कंफ्यूजिया जाते हैं, कंफ्यूजिया जाना नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अब कोपॉलीमर का मतलब क्या है? 2 डिफरेंट मोनोमेरिक स्पीशीज से मिलके जो बनेंगे कहलाएंगे कोपॉलीमर्स। क्या कहलाएंगे? कोपॉलीमर्स कहलाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। एडिशन पॉलीमर रिटेन ऑल द एटम्स ऑफ द मोनोमर यूनिट्स इन दिस पॉलीमर, ये तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। 3 स्टेप कौन से होते हैं भाई? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के होता है थ्रू मोस्टली, तो इनिशिएशन, ठीक है, फिर प्रोपोगेशन, ये हमको आता है, ये हमने कहां पे देखा था? हाइड्रोकार्बन में, जब हम क्या करा रहे थे? हेलोजनेशन करा रहे थे। 3 स्टेप क्या होते हैं? इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेप के बेसिस पर मैंने आपको बोला ही था कि लीनियर भी देखने को मिलेगा, क्रॉस लिंक भी देखने को मिलेगा। लीनियर पॉलीमर वो पॉलीमर जिनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे करके ये सब ज्वाइन हो रखे होते हैं, तो उसको बोला जाता है लीनियर पॉलीमर। कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ये मेरा हाथ है, ये नीचे अलग लेयर है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो दोनों लीनियर पॉलीमर हैं हमारे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लीनियर पॉलीमर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो ये लीनियर पॉलीमरिक चेन्स होती है ना, एक दूसरे के वो स्टैक्ड होती है, एक ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे इस तरीके से, तो हमें एक वेल पैक्ड स्ट्रक्चर्स मिल जाता है। देखो ये जो लेयर्स है ना, इनके बीच में बढ़िया वंडरवॉल फोर्सेस तो हमेशा लगते ही रहते हैं, तो ये काफी अच्छे से पैक्ड होती है, जैसे ये दिख रहा है। तो यहां पे जो है ना फोर्सेस हैं, ये ब्रांचेस नहीं है, दीज आर फोर्सेस, और इन फोर्सेस को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी फोर्सेस। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो जो मॉलिक्यूल के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है वो है, सेकेंडरी जो लेयर्स के बीच में बॉन्ड है उसको बोला जाता है सेकेंडरी फोर्सेस। ठीक है, अगला हो गया ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी ब्रांचेस निकली होती है, जैसे एक पेड़ की शाखा पे छोटे छोटे ऑफशूट निकले होते हैं, छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है पतली पतली सी, ये भी वैसा ही दिखता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेस इन पॉलीमर्स को पैक करना मुश्किल है, क्योंकि अब मान लो मैं इसके ऊपर एक और पॉलीमर लाया, उसकी ब्रांच यहाँ है, फिर इसकी ब्रांच यहाँ है, फिर इसकी ब्रांच ऐसे, तो मैं जब इन दोनों को पैक करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये ब्रांचेस बीच में आ जाती है। इन ब्रांचेस बीच में आने के कारण इनकी पैकिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, और आपको तो पता ही है कि जब भी पैकिंग अच्छी नहीं होती है तो बेचारे मेल्टिंग पॉइंट के साथ चोट हो जाती है, वो काफी कम हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में ध्यान रखना है।
इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, डेंसिटी लो होती है क्योंकि पैकिंग अच्छी नहीं हो पा रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है लीनियर पॉलीमर्स के मुकाबले। लीनियर पॉलीमर्स में बहुत अच्छे से वैन डर वाल फोर्सेस लग पाते हैं क्योंकि बॉन्डिंग काफी अच्छी है, पैकिंग काफी अच्छी है। तो जब हम उसको खींचते हैं तो दो लेयर्स के बीच में फोर्स अच्छा है, तो रेजिस्टेंस बढ़िया मिल जाता है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़िया मिल जाती है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड या 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इन पॉलीमर्स में जो इनिशियली फॉर्म लीनियर पॉलीमरिक चेन्स थी उसको हम एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर से ज्वाइन करा देते हैं, मतलब वहां पे भी हम कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करा देते हैं। इनिशियली तो वैन डर वाल फोर्सेस थे तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी हो सकती थी, पर इस केस में हम क्या कराते हैं कि हम इस तरीके से एक्चुअल बॉन्ड्स बना देते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। ये वैन डर वाल फोर्सेस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, कोवलेंट बॉन्डिंग टाइप के फोर्सेस है यहां पे। तो अब यहां पे होता क्या है कि ये हार्ड हो जाते हैं, बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। भाई आप इनको नीचे दबाने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा पॉलीमर है, जैसे मेरे पास ये है, अब मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये दबेगा नहीं, तो ये हार्ड है, ठीक है, रिजिड है। रिजिड का मतलब होता है ये दबेगा नहीं, हार्ड है मतलब आसानी से स्क्रैच नहीं होगा, और ब्रिटल है क्योंकि अब तो मेरे को इसको तोड़ना ही पड़ेगा, लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं हो सकती, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी काफी कम होगी। मैं इसे खींचने की कोशिश करूंगा तो ये टूटेगा ही सही, इसलिए क्या होगा, ब्रिटल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर्स ही होते हैं। अगर आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स बनाने हैं तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स ही बना सकते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स उसके अलावा नहीं बना सकते। ठीक है, रेजिन्स एक बहुत कॉमन टाइप का क्रॉस लिंक पॉलीमर्स है। आपने गोंद खाई है, गोंद देखी है ना, गम जिसको इंग्लिश में गम बोला जाता है, अंग्रेजी में, वो रेजिन का एक टाइप होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेकेंडरी फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, ज्यादातर सवाल इन्हीं से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब आंख का नाक खोल के सुनना मेरी बात को। ठीक है, सबसे पहला हो गया अपना इलास्टोमर्स, नाम में ही है इलास्टिसिटी, मतलब आप जब इनको खींचोगे और खींचने के बाद छोड़ोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। इलास्टिक का मतलब यही तो होता है कि हम खींचते हैं तो खिंच जाता है, जैसे रबर बैंड होता है ना, जिसे हम अपनी पैकिंग वगैरह में यूज करते हैं, तो वो अपना एक इलास्टोमर होता है। ठीक है, इलास्टोमर इज अ प्लास्टिक दैट स्ट्रेचेस एंड देन रिवर्ट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। नाम में यार सारी चीजें छुपी हुई है। जैसे हमारी जूते चप्पल भी होते हैं जो रबर के बने हुए होते हैं, वो स्ट्रेच तो हो जाते हैं, पर जब आप उसमें से अपना पैर हटा लेते हो, फोर्स कम कर देते हो, तो वापस अपनी नेचुरल शेप में ही आ जाते हैं। देखो थोड़े बहुत तो स्ट्रेच होते हैं। ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड अमोर्फस पॉलीमर होता है, इसमें क्रिस्टलिन कैरेक्टर नहीं होता। अमोर्फस मतलब मैं किसी भी डायरेक्शन में चला जाऊं, मेरे को कुछ भी रैंडम ओरिएंटेशन और अरेंजमेंट मिलेगा, एक डिफाइंड क्रिस्टलिन अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ क्रॉस लिंक्स तो होने ही पड़ेंगे ताकि चेन एक दूसरे के ऊपर स्लिप ना हो सके, क्योंकि अगर वो स्लिप हो गई ना तो वापस पॉलीमर अपनी डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा। अगर वो मान लो स्लिप बहुत ज्यादा हो गई, मैंने ऐसे खींच लिया, चेन्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो गई, तो पकड़ने वाले बॉन्ड ही नहीं है, पकड़ने वाले बॉन्ड नहीं है तो जैसे हम फोर्स छोड़ेंगे तो वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे मान लो 2 ताश के पत्ते हैं, 2 ताश के पत्ते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक गड्डी बना के रखे हैं, हमने एक ताश के पत्ते को खिसका दिया, फोर्स लगा दिया, जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो वापस आ जाता है क्या खुद से? नहीं, रबर बैंड है, हमने खींचा, जैसे छोड़ते हैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। इसलिए क्रॉस लिंक होने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा क्रॉस लिंक होंगे तो ब्रिटल हो जाएगा, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रॉस लिंक्स होने पड़ेंगे तभी जाके इलास्टिक होता है। बहुत वीक वैन डर वाल फोर्सेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन पॉलीमरिक चेन्स। वीक जब फोर्सेस होते हैं तो हमारा काम हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे तो फिर तो क्रॉस लिंक पॉलीमर हो जाएगा जो कि ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स जो हम ब्यूटाडाइन और उसके डेरिवेटिव से ऑब्टेन करते हैं वो जनरली इलास्टोमर होते हैं। ब्यूटाडाइन माने ये काफी कॉमन मॉलिक्यूल है आपको पॉलीमर्स बनाने के लिए जो काम में आता है। ठीक है ना। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होते हैं भाई? जिनके आप कपड़े पहनते हो। फाइबर्स आर लीनियर पॉलीमर्स जिसमें इंडिविजुअल चेन ऑफ पॉलीमर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है। तो यहां पे फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया भाई। नॉर्मल वैन डर वाल फोर्सेस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं।
तो इनका क्रिस्टलीन कैरेक्टर होता है, परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं ये, और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो सॉल्युबिलिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स तो यार काफी हाई होगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने अच्छे हैं तो हमको इनको पिघलाने में काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी अच्छा है, और सोल्युबिलिटी कम है क्योंकि बहुत ज्यादा डायपोल मोमेंट वगैरह इनका नहीं होता है, तो पानी में आप इनको डिसॉल्व मारोगे तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सेल्यूलोज, नाइलॉन, टेराइलिन, वूल, सिल्क, तो ये सारी चीजें क्या है, फाइबर्स हैं जिनके हम कपड़े पहनते हैं, तो क्या बोला जाता है, फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपनी हो गई, कपड़े सिखाते हो आप। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, भाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वो होते हैं जिनमें ऑर्डर्ड क्रिस्टलीन रीजन भी होते हैं, वो छोटे छोटे से पैचेस जहां पे कि सब कुछ क्रिस्टलीन है, एक डिफाइंड अरेंजमेंट है, और साथ में इनके पास अमॉर्फस नॉन क्रिस्टलीन रीजन्स भी होते हैं जहां पे कि रैंडम ओरिएंटेशन है, द रीजन्स ऑफ पॉलीमर इन विच द चेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। तो आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास कुछ कुछ पार्ट्स में एकदम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी है, कुछ कुछ पार्ट्स में आपके पास जो है अमॉर्फस रीजन भी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इससे हुआ क्या, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच के होते हैं, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच के होते हैं। तो इससे क्या होता है, तो कोई क्रॉस लिंक नहीं बन पाते पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में, क्या नहीं बन पाते, कोई क्रॉस लिंक नहीं बन पाते पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में। तो एक खास इफेक्ट होता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स रूम टेम्परेचर पर हार्ड होते हैं, पर जब आप इनको हीट करते हो तो इंडिविजुअल चेन एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती है, और जो पॉलीमर है वो सॉफ्ट और विस्कस हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट और विस्कस हो जाता है, ठीक है। भाई इनिशियली रूम टेम्परेचर पे तो ये हार्ड है, काफी अच्छे फोर्सेस हैं, आपने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स में हलचल बढ़ी, फोर्सेस थोड़े से कम हुए, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है और ये फ्लूइड टाइप का हो जाता है, फ्लो करने लग जाता है, विस्कस हो जाता है, ठीक है ना। कॉमन एग्जांपल इसके कुछ जो अपन देख सकते हैं, भाई पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविलाइन क्लोराइड। आपने कभी अगर थैली, मतलब अपनी जो नॉर्मल प्लास्टिक की थैली होती है उसको अगर आपने पिघलाया है, या वायर तार के जो बाहर का कोट है उसको आपने कभी जलाया है, तो आपको दिखेगा कि जैसे टेम्परेचर होता है ना तो चिपचिपा हो जाता है, वो मेल्ट होने लगता है, ऐसा लगता है हमको। टेफ्लॉन हो गया, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, नाम में ही छुपा हुआ है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ तो सेटिंग होने वाली है, वो वाली सेटिंग नहीं जो आप सोच रहे हो, दूसरी सेटिंग, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। पॉलीमर्स जो हार्ड हो जाते हैं हीट करने पर, भाई थर्मोप्लास्टिक वो थे जो हीट करने पर सॉफ्ट हो गए थे, अब कुछ पॉलीमर्स ऐसे भी होते हैं जो हीट करने पर हार्ड हो जाते हैं। एक बात बताओ, कोई भी पॉलीमर हार्ड होएगा कब, जब उसके बीच के बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब अब टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग बढ़ने वाली है, क्रॉस लिंकिंग ज्यादा हुई तो आप हार्ड हो जाओगे, क्रॉस लिंकिंग कम हुई तो सॉफ्ट हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब अब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होने वाला है कि क्रॉस लिंकिंग बढ़ने वाली है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ठीक है। ग्रेटर द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट एग्जिस्ट, ज्यादा रिजिड हो जाएगा वो पॉलीमर, ठीक है ना। अब आएंगे नेचुरल रबर पे, आपको समझ में आया, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। नेक्स्ट अपन जो उठाने वाले हैं, अब देखो हम अलग अलग पॉलीमर्स के टाइप लेने वाले हैं और उनको ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। रेडी हो तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रबर, जो नेचुरली हमको मिल जाता है 500 से ज्यादा पेड़ों की स्पीशीज से। बड़ा स्ट्रेंज है, दुनिया में 500 पेड़ की ऐसी स्पीशीज होती है या वाइल्ड प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज होती है जो आपको नेचुरल रबर देती है, ठीक है। नियरली 500 डिफरेंट प्लांट्स, पर मेन जो इसका सोर्स है वो है ब्राजीलियनिस ट्री, ठीक है। इस पेड़ से आपको मेनली ये सोर्स होता है, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है बहुत सारी चीजों का जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। इसको जो अपन ऑब्टेन करते हैं ना, वो एक मिल्की सा सैप होता है, मतलब यार सफेद सफेद दूध निकलता हुआ देखा होगा आपने बहुत सारे पेड़ों से, वो एक रबर का सोर्स होता है। काफी सारे होते हैं, बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी प्लांटेशंस होती है रबर की, क्योंकि यार हम हर जगह पे ये रबर को यूज करते हैं। तो एक मिल्की सैप होता है लेटेक्स नाम का, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, डाइल्यूट एसिड में और एल्कलीन्स में, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ द रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है ना। चलिए, लो इलास्टिसिटी होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कहने का रबर है
पर इसको काफी प्रोसेस करना पड़ता है, वल्कनाइज करना पड़ता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग इसको ढालने के लिए। ठीक है, तो काफी सारी प्रोसेसिंग होती है, इसकी पूरी एक अलग से इंडस्ट्री है जो बहुत ह्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा रेवेन्यू है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है पूरी दुनिया पर। ठीक है, नेचुरल रबर पॉलीमर होता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन का, जिसको हम आइसोप्रीन बोलते हैं। सो ऐसा कुछ ये दिखता है। सो दिस इज 1,3 एंड 2 पे मिथाइल। ठीक है, ये अपना आइसोप्रीन का मॉलिक्यूल है। ऑन एवरेज अ मॉलिक्यूल ऑफ रबर कंटेन्स 5000 आइसोप्रीन के यूनिट, जो हेड टू टेल मतलब ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या 5000? आप सोच सकते हो यार, ये पॉलीमर की दुनिया इतनी शानदार है। जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था ना, तो वहां पे एक अलग से कोर्स था पॉलीमर्स के ऊपर, है ना, बहुत शानदार कोर्स था, काफी मजा आया उसको, और ऐसी अमेजिंग अमेजिंग चीजें पता चली ना पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स की दुनिया एकदम अलग है, बहुत मतलब जो इंपैक्ट डाला है ना, जब से हमने पॉलीमर्स को बनाना सीखा है, ह्यूमन एडवांसमेंट इतना तगड़ा हो गया है कि बस। ठीक है, तो ये हमारा सिस एडिशन है, सारे के सारे सिस तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन 1,4 एडिशन रिएक्शन। ये जो सारी चीजें है ना, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये ना स्टीरियो केमिस्ट्री, ऑर्डर्ड स्टीरियो केमिस्ट्री है ये। मतलब हम एकदम स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, एकदम रैंडम नहीं है। हमने बोला यार सारे सिस को सिस रखते हुए ही पॉलीमराइजेशन करना है, तो हम वो चीज कर पाए। और ये चीज को करने में एक कैटलिस्ट जो इतना काम आता है, जो इतना काम आता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। हर साल, अभी बताऊंगा उसका नाम, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये सिस एडिशन हुआ। अगर हम ट्रांस एडिशन कराते हैं तो गुट्टा पर्चा बन जाता है। नेचुरली अकरिंग आइसोमर होता है रबर का, जिसमें सारे डबल बॉन्ड ट्रांस होते हैं। तो जो गुट्टा पर्चा होता है वो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन होता है। क्या होता है? वो ट्रांस पॉली आइसोप्रीन होता है। ठीक है, हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड 150 डिग्री सेल्सियस पे कुछ आवर्स के लिए, इसको हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन, जिससे कि नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। ठीक है, इन एडिशन फिलर जैसे कार्बन ब्लैक हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया, वो यूजुअली ऐड किए जाते हैं क्रूड रबर पे वल्कनाइजेशन से पहले। उसकी वेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे टायर है ना, अब हमने टायर में वियर एंड टियर नहीं डाला तो कितने सारे पत्थर के ऊपर से जाना पड़ता है, कैसी अजीब सी टरेन्स होती है, कीले होती है, ये होता है, वो होता है, धूल मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। अगर वियर एंड टियर रेजिस्टेंट ना हो तो टायर तो कभी काम कर ही नहीं सकता, हर थोड़ी सी देर में पंचर हो जाएगा, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जाता है। तो सिंथेटिक रबर या पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइईन्स, पॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन्स आर कॉल्ड synthetic rubbers because they have some of the properties of natural rubbers including the fact कि वो waterproof है and elastic है। हम क्या करते हैं, हमको पता है यार कि नेचर ने जब 1,3-डाइईन्स को पॉलीमराइज कराया तो बहुत शानदार सा सब्सटेंस बना रबर। पर वो रबर की जो क्वालिटीज, जो स्पेसिफिकेशंस, जो प्रॉपर्टीज हमको चाहिए थी, वो उसमें प्रेजेंट नहीं थी। अब हमको ये चाहिए कि यार हम अपने हिसाब से, प्रॉपर्टीज के हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे पाए। कोई भी कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। हम वही स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, है ना। तो हम सिंथेटिकली इसको बना लेते हैं। सिंथेटिक रबर्स की इंप्रूव प्रॉपर्टीज होती हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, टफर होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। यही सब तो अपने को चाहिए नेचुरल रबर के मुकाबले। होमोपॉलीमर्स, होमो का मतलब एक टाइप के उससे बना हुआ, तो मोनोमर्स ऑफ दिस क्लास इज 2 सब्स्टिट्यूटेड 1,3-ब्यूटाडाइन, और सब्स्टिट्यूशन हम किसी भी से भी कर सकते हैं, HCH3 या Cl से। ठीक है, Hg की जगह H लगाएंगे तो अलग बनेगा, CH3 लगाएंगे तो अलग, और Cl लगाएंगे तो अलग। ठीक है, पॉलीमराइजेशन हमेशा कैरीड हम करते हैं, जो मैं कैटलिस्ट बता रहा था ना। सो दिस इज अ सुपर कैटलिस्ट। जिगलर और नाटा दो अलग साइंटिस्ट हैं, इन दोनों को इसके लिए नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री भी मिला था। आप सोच के देखो, अभी करीब करीब 100 मिलियन टन, एक टन में 1000 किलो होता है, 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़, तो 10,000 करोड़ किलो जिगलर नाटा कैटलिस्ट से बनाए हुए पॉलीमर्स को हम हर साल प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका इंपैक्ट है। जिगलर नाटा क्या करता है, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स देता है। जैसा मैं बोल रहा था ना कि सारे के सारे सिस होंगे या सारे के सारे ट्रांस होंगे, ये उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। यार ये कैटलिस्ट के जितने चर्चे हो ना, इसको जितना क्रेडिट मिले ना,
उतना मतलब ये डिजर्व करता है। सही बता रहा हूं, इसने केमिस्ट्री की दुनिया को, पॉलीमर्स की दुनिया को एक नए आयाम पे पहुंचाया, कमर्शियली वायबल बनाया इसने पॉलीमर्स को। ठीक है, तो बहुत बड़ा हाथ है इन दोनों साइंटिस्ट का, है ना। तो जैसे हम ये सिस का पॉलीमराइजेशन कराते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एकदम स्टीरियो रेगुलर आइसोमर्स हमको मिलते हैं। सिमिलरली जब हम ट्रांस का कराएंगे तो भी हमको स्टीरियो रेगुलर आइसोमर मिलेंगे। ये सिस पॉली 1,3 ब्यूटाडाइईन है। ठीक है, नियोप्रीन फर्स्ट सिंथेटिक रबर था जो हमने लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर किया। उसका जो मोनोमर है क्लोरोप्रीन, मतलब C11C यहाँ पे Cl, ये इसका मोनोमर है जिसको हम क्लोरोप्रीन बोलते हैं। उसको हम एसिटाइलिन से प्रिपेयर करते हैं। ये अपना एसिटाइलिन है। ठीक है, ये क्या है? अपना एसिटाइलिन है ना। सबसे पहले आपने क्या किया? एसिटाइलिन के साथ CO2Cl2 CH4Cl का रिएक्शन करवाया, तो आपका ये NH4Cl थोड़ी इसका रिएक्शन करवाया, विनाइल एसिटाइलिन आपका बन गया। ये विनाइल ग्रुप, ये एसिटाइलिन ग्रुप, फिर आप HCl का रिएक्शन करवा दो। अब जब हम HCl का रिएक्शन करवाते हैं, यहां पे हाइड्रोकार्बन काम आएगा। आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि सर Cl कहां पे ऐड होगा। HCl को बनाने के लिए एक कैटायन, कार्बोकैटायन यहां पे जनरेट होने वाला है। ये इधर से टूट के इधर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे नहीं, एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे बनेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो हमको ये पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं हमेशा बताता हूं SDY, पहले समझो फिर देखो फिर याद करो। अगर आप लोगों ने सिर्फ याद किया होगा ना, तो इस पॉइंट पे आपको चमकना ही नहीं था कि यार एडिशन कहां पे होगा, क्योंकि अभी हम किसी और चीज में इनग्रोस्ड हैं। पर क्योंकि हम समझ के पहले काम करते हैं तो हमको वो चीज चमकेगी और हमारा ये बन जाएगा। यहां पे रेजोनेंस हुआ है इसलिए ये कंपाउंड बना है, पूरा कंफ्यूजन में मत जाना। रेजोनेंस होने के बाद ये कंपाउंड बनता है, पर एडिशन इधर वाली साइड पे क्यों हुआ, इसका आपको जवाब मिल गया। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, यहां से यहां तक क्यों पहुंचे, इंपॉर्टेंट ये था कि एडिशन इस कार्बन पे क्यों हुआ। ठीक है, क्लोरोप्रीन बन गया अपना ये NCH2 डबल बॉन्ड CCl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन या क्लोरोप्रीन, हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, तो इस तरह का पॉलीमराइजेशन हो जाता है। कैसा पॉलीमराइजेशन हो रहा है? कुछ इस तरीके का पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, ये यहां से, ये तो फ्री है, यहां पे लंबी लंबी चेन बन जाएगी, ट्रांस पॉलीमर बनाता है। इसको ट्रांस पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं या नियोप्रीन भी बोला जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। कोपॉलीमर्स, भाई कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? होमोपॉलीमर्स हमने समझ लिया। कोपॉलीमर्स मतलब जो एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर्स से मिलके बना हुआ सिंथेटिक पॉलीमर है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं भाई? ब्यूना S, इसको SBr भी बोला जाता है, स्टायरीन ब्यूटाडाइईन, क्योंकि हम स्टायरीन यूज कर रहे हैं और ब्यूटाडाइईन रबर। ठीक है, ब्यूटाडाइईन मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। कोपॉलीमर है, 3 मॉलिक्यूल तो हम ब्यूटाडाइईन के लेते हैं और 1 मॉलिक्यूल हम स्टायरीन का लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना ब्यूटाडाइईन हो गया और ये अपना स्टायरीन हो गया। इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में लिख लो, कॉमन नेम वाली में ये याद होना चाहिए। जब हम इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो कुछ इस तरीके का पॉलीमर बनेगा। क्या बनाएंगे? जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। ब्यूना S इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यूना S। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है वियर एंड टियर के लिए, इसीलिए टायर के मैन्युफैक्चर में ये चीज काम आती है। और दूसरे जो मैकेनिकल रबर गुड्स होते हैं, मतलब जहां पे भी रबर ऐसी पोजीशन पे लगा हुआ है कि हम उसके साथ बहुत अत्याचार करने वाले हैं, अनाचार करने वाले हैं। रामायण देखिए ना तो उसकी भाषा पिकअप हो गई है है ना, उसके साथ बहुत क्रूरता से पेश आने वाले हैं कि भाई तेरे को तो हम इस जगह पे घसीटेंगे, उधर रगड़ेंगे। वहां पे ये ब्यूना S बहुत सुपर मटेरियल है, फील आ जाती है, एकदम काम आ जाता है। यार मेरी ब्रांच क्योंकि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस थी, तो वो मटेरियल साइंटिस्ट तक जाग रहा है। इतनी फील आ रही है ना यार, वहां पे जो चीज मैंने एक्चुअली में होते हुए देखी है, कैसे के कैसे पूरी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज हो जाती है हमारे सिर्फ एक ढंग का मटेरियल बनाने से, आप सोच भी नहीं सकते हो। जब हमने IIT बॉम्बे ने बहुत एक सस्ते तरीके से हार्ट का स्टंट बनाया था, तो हार्ट की सर्जरी बहुत सस्ती हो गई थी, हजारों लाखों की जानें बची, है ना। जब हम एक नया रॉकेट बनाते हैं जिसको हमको मार्स पे भेजना है, जिसको और वियर एंड टियर से बचाना है, तो आप एक मटेरियल साइंटिस्ट के पास जाते हो। तो कहने को आप सबके लिए तो यार ये बोरिंग चैप्टर है, याद करने का चैप्टर है, पर इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है ना, एक बार आप उसको रियलाइज कर लो तो एटलीस्ट एप्रिशिएट तो करोगे।
मेरे को पता है यार कि आप सब ईसरल से जुड़े हुए बच्चे हो, आप बहुत प्यार करते हो केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और मैथ्स से, ठीक है। चलिए अगला है ब्यूना एन। अभी हमने ब्यूना एस पढ़ा था, एन मतलब हम कुछ दूसरा मॉलिक्यूल लाने वाले हैं। ये ब्यूना तो ब्यूटाडाइन के लिए अपना है ही, और एन क्योंकि अब हम अक्राइलोनाइट्राइल लाने वाले हैं। ये साइनाइड कंपाउंड होता है ना, अक्राइलोनाइट्राइल। इसको जनरल पर्पस रबर भी बोला जाता है, GRA, ठीक है। सो हमने अपना ब्यूटाडाइन लिया और ये हमने अक्राइलोनाइट्राइल लिया। क्या लिया हमने? अक्राइलोनाइट्राइल। इसका पॉलीमराइजेशन करा दिया तो कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन गया। कैसा मॉलिक्यूल बन गया? कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बन गया। चलिए नाइलॉन की बात कर लेते हैं। भाई सब लोग जो भी कपड़े सुखाता है उसको पता है कि नाइलॉन की रस्सी पे कपड़े सुखाए जाते हैं, या हम हमारे घरों में लोडिंग वगैरह कराते हैं तो नीचे से रस्सी फेंक के ऊपर लेके आते हैं। तो नाइलॉन की आप स्ट्रेंथ सोचो भाई, हम है ना इतनी हजारों किलो की चीज को नाइलॉन की रस्सी से पकड़ के खींच लेते हैं ऊपर। ये नाइलॉन की रस्सी का कमाल है, ये अपने को अप्रिशिएट करना है ना। नाइलॉन 66 तीन टाइप हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नाइलॉन 6 कार्बन चेन की लेंथ से हम ये नामकरण करते हैं, हम हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड। अच्छा नाइलॉन के बारे में एक बात आपको और बता दो कि ये हमेशा उन कंपाउंड से बनाया जाता है जिसमें दो तो अमीन के ग्रुप हैं और दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं, ठीक है। दो अमीन के ग्रुप और दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप। अब कार्बन चेन की लेंथ पे डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या पड़ेगा। 6 क्यों? क्योंकि जो दो अमीन वाला कंपाउंड है उसमें टोटल 6 कार्बन है, और जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड है जो मोनोमर है उसमें भी 6 कार्बन है। तो हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, अ डायअमीन विद 6 कार्बन एटम्स, एंड एडिपिक एसिड, अ डायबेसिक एसिड हैविंग 6 कार्बन एटम्स। तो इसलिए 6, ठीक है। तो 6 कार्बन, एडिपिक एसिड एडिशन कराएंगे हेक्सामिथाइलिन डायअमीन के साथ, वापस से 6 कार्बन, अपना बन जाएगा हाई प्रेशर पर 280 डिग्री सेल्सियस, कंडेंसेशन पॉलीमर है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, बन जाएगा नाइलॉन 6। नामकरण समझ में आया? नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। फिर नाइलॉन 610 अब आपको समझ में आ गया, ये 6 तो अमीन वाले मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रहा है और ये 10 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मॉलिक्यूल के लिए यूज हो रहा है। तो हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे हेक्सामिथाइलिन डायअमीन का 6 कार्बन एटम्स और सेबेकिक एसिड का डायबेसिक एसिड विद 10 कार्बन एटम्स इसका। तो क्या बन जाएगा? नाइलॉन 610। नाइलॉन 6 ये अलग तरीके से बनाया गया नाइलॉन है, पर इसको नाइलॉन 6 क्यों बोला जाता है? यहां पे एक एल भी आएगा, नाइलॉन है ये, नायोन नहीं है। A polyamide closely related to nylon is known as Perlon L जर्मनी में, या फिर नाइलॉन 6 यूएसए में। और क्योंकि हम यूएसए को ज्यादा फॉलो करते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह वहां पे ज्यादा बनाए जाते हैं, तो फेमस है नाइलॉन 6 के नाम से। ये प्रिपेयर होता है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है इसके आने की, कि कैप्रोलैक्टम को हीट करके कौन सा पॉलीमर मिलेगा, तो आप बोलोगे नाइलॉन 6। ये अपना कैप्रोलैक्टम भाई है, 7 मेंबर्ड रिंग यहां पे आपको दिख रही है, ठीक है। 260 और 270 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करेंगे कैप्रोलैक्टम को, तो होगा क्या? आपके पास ये स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है। ये ओपन अप हो जाएगा, फिर पॉलीमराइजेशन में चल जाएगा। फाइनली हमको नाइलॉन 6 कार्बन एटम है रिपीटिंग यूनिट के अंदर, ये 5 और ये 1, 5 + 1 = 6, तो नाइलॉन 6 कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पॉलीइथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम पॉलीथीन के नाम से भी जानते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन LDPE, कम डेंसिटी वाला पॉलीइथाइलिन ये होता है। ये हीट करके मैन्युफैक्चर किया जाता है इथाइलिन को 200 डिग्री सेल्सियस पर अंडर अ प्रेशर ऑफ 1500 एटमॉस्फेयर्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रेस के साथ इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है। आप 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हो, ये अपना इथीन मॉलिक्यूल है, तो पॉलीइथीन। इसीलिए जो पॉलीथीन जो आप डेली लाइफ में सब्जी लाने के लिए दूध के पैकेट में यूज करते हो, वो इसी का बना हुआ होता है, ठीक है ना। हमारे पास पॉलीथीन बन जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। पॉलीइथाइलिन की लो डेंसिटी होती है, पानी से भी कम, तो ये पानी पे तैरती है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी भी आग लगाते हैं तो मेल्ट हो जाती है। अब सब समझ में आ रहा है? सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? फील आ रही है? आ ही रही है यार। एक्चुअली में आप वो चीज पढ़ रहे हो जो आप डेली में यूज कर सकते हो। यही तो साइंस है, यही तो रियल नॉलेज है। इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसा के क्या करोगे?
ये चीज समझो यार कि हमने उसको इस तरीके से बनाया है कि उसकी डेंसिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा है। ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है, मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई टफनेस का, ठीक है। वाइडली यूज होता है पैकिंग मटेरियल की तरीके से और इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल के इंसुलेशन के रूप में भी। अब हमको मान लो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाना हो या पॉलीथाइलीन बनाना हो तो हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पर 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, मतलब मेंटेन करके रखते हैं 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। तो पॉलीमर लीनियर चेन्ड होता है, इसकी डेंसिटी LDPE लो डेंसिटी वाले से ज्यादा होती है, 0.97 होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी उससे 20 डिग्री ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलूसेंट पॉलीमर होता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखता है, उतना क्लियरली नहीं दिख पाता जितना थैली के अंदर दिखता है, जो हमारी नॉर्मल प्लास्टिक वाली थैली होती है। ग्रेटर टफनेस, हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ LDPE के कंपैरिजन में, ठीक है। अगला पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, टेफ्लॉन के नाम से, इसको भी आपको लर्न करना है टेफ्लॉन क्या होता है। तो आप इसको कैसे बनाते हो, हम इसमें टेट्राफ्लोरोइथेन का यूज करते हैं फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट के दौरान या उसके थ्रू, उसको कैटलिस्ट की तरह से यूज करते हैं, हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं। तो टेट्राफ्लोरोइथेन, तो डबल बॉन्डेड कार्बन में 4 फ्लोरीन है, दोनों हाइड्रोजन को, मतलब हर कार्बन के 2-2 हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ हमने रिप्लेस कर दिया है। हाई प्रेशर कंडीशन में कैटलिस्ट यूज करते हुए हम रिएक्शन करवा लेते हैं तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, कहलाता है टेफ्लॉन। क्या कहलाता है, टेफ्लॉन। कभी टेफ्लॉन टेप लगाई है भाई? जब मैं बचपन में पतंग उड़ाता था तो बहुत हाथ कट जाते थे, पतंग तो खैर मैं अभी भी उड़ाता हूं, तो उससे बचने के लिए हम टेफ्लॉन टेप लगा लेते थे, है ना, ताकि कट ना लगे। मेडिकल टेप लगा लेते थे, नहीं मिलती तो टेफ्लॉन टेप लगा लेते थे, ठीक है। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, भाई आपके पास अक्राइलोनाइट्राइल है, साइनाइड वाला कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CHN, मतलब एक वैलेंस है CN, उसको आप पॉलीमराइजेशन करा लो तो क्या बन जाएगा, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। और ये पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में काम होता है, ठीक है। ये अपना रिएक्शन है, अक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइजेशन कराया, पेरोक्साइड कैटलिस्ट यूज किया और बन गया पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। आ रहा है समझ? चलें, पान बन गया, क्या बन गया, पान। पॉली का P, अक्राइलो का A, नाइट्राइल का N, तो पान, ठीक है। प्लास्टिसाइजर्स की बात कर लेते हैं। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पॉलीमर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और पॉलीमर की चेन्स को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने में मदद करता है। कई बार हमको क्या जरूरत होती है, हम ये चाहते हैं कि यार स्लाइडिंग हो जाए, है ना, थोड़ी सी विस्कोसिटी बढ़ जाए, कुछ कुछ जगह पर ऐसी एप्लीकेशंस भी आती हैं, तो उस केस में हम एक प्लास्टिसाइजर यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, प्लास्टिसाइजर। पॉलीमर को ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देता है। डाईब्यूटाइल थैलेट इज अ कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर। जो अपना डाईब्यूटाइल थैलेट होता है वो एक काफी कॉमनली यूज्ड प्लास्टिसाइजर है। चलिए आगे चलते हैं। मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसके नाम से बहुत सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बेचे भी जाते हैं, उस पे भी अपन आते हैं। चलिए तो अब रेजिन की बात कर लेते हैं। कौन सा रेजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये जो रेजिन है यार, देखो पहले तो हमने ये बोला था कि जितने भी क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं ना रेजिन, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ही बनते हैं। तो ये मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। तो इस तरह का कुछ एक रिएक्शन होता है, काफी प्यारा सा, है ना। तो ये मेलामाइन है अपना और ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है, इस तरह का एक कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट, फिर आप इसको फर्दर पॉलीमराइज करा लेते हो और कुछ इस तरीके का काफी कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बनता है और ये कहलाता है एक रेजिन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना, ये क्वाइट हार्ड पॉलीमर होता है और प्लास्टिक क्रॉकरी मेलामाइन के नाम से बहुत बिका है। बीच में तो इतना बिका ना कि आप पूछ भी नहीं सकते हो, इतना फेमस हो गया है प्रोडक्ट कि भाई हमें मेलामाइन की क्रॉकरी चाहिए, मेलामाइन की क्रॉकरी चाहिए। वो क्रॉकरी जो टूटती नहीं है, उसको हम कितना भी ऊपर से फेंक दें, भाई कांच का तो क्या है, फटाक से टूट जाता है, तो उसकी क्रॉकरी लेने में उसको हैंडलिंग मुश्किल होती है, संभाल के रखना पड़ता है। इसमें तो एक गिर भी जाता है तो इतना हार्ड होता है कि वेयर एंड टेयर बहुत कम हो पाता है इसमें, ठीक है ना। बेकेलाइट एक और कंपाउंड है, पुराने जो फोन जिससे बनाए जा सकते थे, ये भी बहुत हार्ड एक हमारा पॉलीमर होता है। ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है। आप फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का रिएक्शन करवाते हो एसिड या बेसिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है। कुछ इस तरह का आपने रिएक्शन करवाया, ये आपका बना ऑर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव के बीच में आपका रिएक्शन होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारा
काफी सुंदर सा एक दिखता है, उसको भी आपको बताते हैं। तो ये हमने ऑर्थो डेरिवेटिव का पॉलीमराइजेशन कराया, हमारा ये बन गया। ठीक है, लीनियर पॉलीमर जिसको हम नोवोलेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नोवोलेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम अगर ऑर्थो का ऑर्थो के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नोवोलेक बन जाता है। अब आप अगर ऑर्थो का पैरा के साथ रिएक्शन करवाओगे, पॉलीमराइजेशन कराओगे, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा जिसको हम बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलिएस्टर्स, भाई पॉलिएस्टर के आप लोग कपड़े पहनते हो, वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। सो दिस इज आवर डेक्रोन। डेक्रोन फाइबर होता है जो बहुत सारे कपड़े बनाने में काम आता है। तो पॉलिएस्टर के कपड़े थोड़ा कॉटन के साथ साथ ये काफी फेमस हुए बीच बीच में। तो टेराइलिन फाइबर डेक्रोन क्रीज रेजिस्टेंट होता है, भाई इसमें सल नहीं पड़ते, है ना। तो जो आपके सूट वगैरह होते हैं वो सब काफी हद तक डेक्रोन के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सल नहीं पड़ते। तो ये जैसा शुरू में होता है वैसा ही ये बाद में भी होता है, और इसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन भी कम होता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब भाई पॉलीमर जो होते हैं ना, ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि नेचर को इनको डिग्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, भाई हम अपनी सहूलियत के लिए एक हद तक ही पोल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद तो नेचर विल हिट बैक, है ना, या फिर लिविंग अनसस्टेनेबल हो जाएगी। तो अब बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि ये जो हमारे पॉलीमर्स हो ये किसी ना किसी तरीके से बायोडिग्रेडेबल हो, ताकि जो हमारे एजेंट्स है ना, बैक्टीरिया, फंगस और भी छोटे छोटे जानवर जो ये डिग्रेडेशन करा सकते हैं, वो ये करा पाए। होता क्या है कि प्लास्टिक वगैरह खाने से बहुत सारे जानवर की भी मौत हो जाती है। मतलब ओवरऑल प्लैनेट के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे लिए यूजफुल है पर अर्थ के लिए बहुत डेंजरस है, हार्मफुल है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वो पॉलीमर हैं जो छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक हो जाते हैं किसी एंजाइम से। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनसे। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने लंबे लंबे हैं तो वो छोटे में ब्रेक हो नहीं पाते। जो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ब्रेक नहीं हो पाते तो उनपे कोई रिएक्शन नहीं हो पाता, रिएक्शन नहीं हो पाता तो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं सैकड़ों सालों तक, जिससे कि बहुत पॉल्यूशन होता है। तो हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाने अब शुरू किया है। एक मेथड होता है कि हम हाइड्रोलाइजेबल एस्टर ग्रुप इंसर्ट कर दें पॉलीमर में। तो जैसे मान लो ये मेरा एयर ग्रुप है, उसके बीच में मैंने अपना एस्टर फंसा दिया, ये एक ग्रुप है, तो ये हाइड्रोलाइज होकर दो में ब्रेक हो जाएगा, फिर वो फर्दर हाइड्रोलाइज होकर और छोटे में और छोटे में, और छोटे छोटे से स्पीशीज बनेंगे, उनको हमारा जो बैक्टीरिया है वो ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, सो CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से ये हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करा के ये अपना एक एस्टर लिंकेज बना दिया जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हो जाएगा? ये बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। बायो मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, डिग्रेडेबल मतलब वो उसको डिग्रेड कर पाए। ठीक है, एलिफेटिक पॉलिएस्टर्स आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बहुत ही बढ़िया। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, मतलब ये काफी टेक्निकल सा और काफी भयंकर सा नाम है, हम तो इसको PHBV के नाम से याद रखेंगे। किसके नाम से? PHBV। ये भी एक क्लास है अपने पॉलीमर की जो कोपॉलीमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के बीच में, जिसमें की मोनोमर यूनिट्स आर कनेक्टेड बाय एस्टर लिंकेजेस। सो दिस इज ऑल्सो अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये क्या है? एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कौन सा? PHBV। ठीक है, CH3CHOH CH2COOH प्लस CH3CH2, ये जो भी अपन ने देखा है ना, दो जो अपन ने मोनोमरिक यूनिट देखे, जब इनको कनेक्ट करके बनाएंगे तो यहां पे एस्टर लिंकेज आ जाएगा जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। चलिए आगे चलते हैं, जहां पे RCH3 या फिर C2H5 है। चलिए बहुत बढ़िया। ये स्पेशलिटी पैकेजिंग जैसे कि ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में या फिर कंट्रोल ड्रग रिलीज में। आपको पता है हम कुछ कुछ ऐसे कैप्सूल्स खाते हैं, है ना, वो बाहर से तो बड़े प्लास्टिक ही लगता है, हम जब उसको खाते हैं तो वो बीच में कहीं पे डिग्रेड नहीं होता, एकदम उसके स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके डिग्रेड होता है। तो वो सारे PHBV से बने होते हैं। इतना तगड़ा यूजेज है ना इसका, एकदम स्पेसिफिक इलाज करने में। तो जब हम PHBV के कैप्सूल में ड्रग को डालते हैं तो ये सिर्फ तभी रिलीज होता है जब पॉलीमर डिग्रेड हो जाता है। तो आपको ये चाहिए कि यार ये हार्ट में पहुंच के डिग्रेड हो, उससे पहले ना हो, वो काम हो जाएगा। लिवर में पहुंच के डिग्रेड हो, उससे पहले ना हो, वो भी काम हो जाएगा। तो आप स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर साइट को ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में जिसको भी ट्रीट करना चाहते हो,
यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल डिग्रेडेशन भी हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। पॉली ग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है, तो ये कंसिस्ट करते हैं कमर्शियली सक्सेसफुल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में, जैसे कि सचर्स। कई बार हमारे लग जाती है तो टांके लगते हैं हमारे, डॉक्टर क्या बोलता है कि टांके हटाने मत आना, ये अपने आप गल जाएंगे। तो वो टांके कौन से होते हैं? वो यही वाले टांके होते हैं, वो यही वाले सचर्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो हमारी बॉडी गला देती है, तो उनको निकालने के दर्द से हम बच जाते हैं। तो दो फायदे हुए, बायोडिग्रेडेबल भी है तो नेचर को सपोर्ट भी करता है और कम दर्द के साथ काम भी हो जाता है। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन फर्स्ट बायो एड्जॉर्बेबल अपना सचर बना था, जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर्स एंड के थ्रू बना था, जिसको हम पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस को अपने आप खोलने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक क्लासिक एग्जांपल हुआ। अब हम एक चीज पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। हमको सिर्फ ये समझना है कि ये जो पीडीआई टर्म है ये होमोजेनिटी के बारे में बात करती है। कोई पॉलीमर में देखो, बहुत सारे पॉलीमर, ऐसा तो नहीं है कि एक सिंगल यूनिट से मिलकर बनाए, बहुत सारे बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं। अब अगर किसी पॉलीमर में मान लो 10,000 यूनिट है, अगर सारे के सारे यूनिट्स एक जैसे हैं तो उसका जो पीडीआई होगा दैट विल बी 1। ठीक है, और अगर सारे के सारे यूनिट्स अलग अलग हैं, भाई 10,000 में से 5,000 एक जैसे हैं, 2,000 एक जैसे हैं, 1,000 एक जैसे हैं, 500 अलग, 300 अलग, तो इसका जो पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स है, डिस्पर्सिटी मतलब वैरायटी, तो इसमें वैरायटी ज्यादा है तो इसका वैरायटी का वैल्यू मोर देन 1 होगा। बस, तो पीडीआई मोर देन 1 है मतलब हमारा जो पॉलीमर है वो होमोजीनियस नहीं है, या तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका मास अलग होगा, या लेंथ अलग होगी, या कुछ बॉन्डिंग में अलग अलग होगा, पर कुछ तो डिफरेंस है। यह कहलाता है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, पीडीआई। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो मोनोडिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब काफी होमोजीनियस होते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं, तो इसका पीडीआई यूनिटी होता है। ठीक है, MW इज इक्वल टू MN, ये अपना वेट एवरेज होता है, ये अपना नंबर एवरेज होता है। इसको डिटेल में देखने के लिए आपको ईसरल की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां पे डिटेल में बताया है। ठीक है ना। सिंथेटिक पॉलीमर्स में जनरली क्योंकि हम बनाते हैं तो हम नेचर जितना सिस्टमैटिक काम नहीं कर पाते, उतना ऑर्डर्ड काम नहीं कर पाते, तो पॉलीमर्स की चेन, उनका वेट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, वो अलग अलग हो पाती है, हम उतना ऑर्डर्डनेस मेंटेन नहीं कर पाते, तो पीडीआई 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, कॉमन पॉलीमर्स, अब यहां पे आपके लिए क्या क्या होते हैं जिनको हमको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। तो इससे हम बनाएंगे इथाइलिन से पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन। ठीक है, इससे प्रोपीन से हम बनाएंगे पॉलीप्रीन या पॉलीप्रोपीन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर स्टायरीन से हम बनाएंगे, ये फ्री रेडिकल के थ्रू पॉलीमराइजेशन होता है, इसलिए यहां पे मैंने ये डॉट शो किया हुआ है ना। पॉलीस्टायरीन यहां पे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये आपको पता ही है, विनाइल क्लोराइड। तो इससे हम क्या बनाएंगे, PVC, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पॉलीविनाइलिन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, इससे बेकेलाइट या रेजोल, और इससे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो ये सारे कॉमन पॉलीमर्स हैं जिनका नाम हमें याद होना चाहिए। तो देखो, अपन एक सिंगल शॉट में पॉलीमर खत्म कर लिया। हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, बस अब तो केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ बचा है। तो मैमथ टास्क, बहुत बड़ा टास्क हमने उठाया था, खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में जब टीम नहीं है, तो बहुत मेहनत से ये चीज बनी है। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अब कुछ एक नई चीज आने वाली है बहुत ही जल्दी। तो आप वो मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, पढ़ाई करो, प्रचंड करो, फिर मिलते हैं।